हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत मैं गुरु गोविंद सिंह जी की एक पंक्ति से करना चाहूँगा। सवा लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों सो मैं बाज लड़ाऊँ, तो गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। ये है गोविंद सिंह जिन्हें हम आज के साहित्य में पढ़ेंगे, आज की साहित्य क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है रीतिकाल। आज हम समझेंगे कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, इसका समय कब से कब तक है, इसके कितने भागों में बांटा गया है, इसके अलग अलग कवि कौन से हैं, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल 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 सबसे पहले यही बात आती है कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों है। तो अगर हम देखें तो रीतिकाल में हमें एक शब्द दिखेगा रीति। अब रीति के बारे में अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं कि आखिरकार रीतिकाल को रीतिकाल ही क्यों कहना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में जो सबसे जो मान्यता है, सबसे अधिक मान्य तथ्य है वो यह है, वो तथ्य आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने साहित्य को बहुत ही अधिक संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगिका अदा की है। आचार्य शुक्ल का मत है कि रीति का अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है तो जो रीति काल के कवि हैं, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवि जैसे दंडी हैं, आचार्य मर्मट मम्मट हैं, इनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे कि काव्य की रचना कैसे की जाएगी, उनका अनुसरण किया था। इसलिए आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल के कवि हैं, उनको उनके व्याख्या करते हुए ही इसे रीतिकाल कहा और उनको विशेषता ये बताई कि इन कवियों ने पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण किया था, इसलिए इनके नाम को ही इन्हीं के संदर्भ में इस काल का नाम रीतिकाल पड़ गया। अब ये रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाल के नाम को महत्वपूर्ण या कह सकते हैं रीतिकाल के नाम को साबित करते हुए ये कवि खुद ही कहते हैं, इस काल के कवि खुद कहते हैं अपनी रचनाओं में कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीत। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे रीत शब्द 2 बार आया है। इससे ये हमें समझ में आता है कि इन इस काल के जो कवि हैं उनका रीत से एक विशेष प्रकार का लगाव रहा होगा, इसीलिए वो बार बार रीत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के कारण आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीतकाल कहना अधिक उपयुक्त समझा। हमें एक बात समझ लेनी होगी कि ये जो अलग अलग कालों के नाम दिए गए हैं, ये कोई भूतकाल में पहले से ही निर्धारित नहीं किए गए हैं। आधुनिक काल में जब पता चला कि बहुत सारा साहित्य है जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़कर हम बीते हुए समाज को समझ सकते हैं, तो उस साहित्य को जब पढ़ना शुरू किया गया तो हमें ये समझने में प्रॉब्लम आ रही थी कि आखिरकार इस साहित्य में जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाए, कैसे इन्हें सहज किया जाए और कैसे एक विशेष प्रवृत्ति को दूसरी प्रवृत्ति से अलग किया जाए। इसके लिए आधुनिक काल में अनेक आलोचकों ने, अनेक साहित्यकारों ने प्रयास किया और उस पूरे साहित्य को अलग अलग कालों में बांट दिया गया। जैसे आदिकाल है, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। और इसी संदर्भ में एक मध्यकाल रीतिकाल को भी इसी संदर्भ में विभाजित किया गया और विशेष प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को रीतिकाल कहा गया। अब बात आती है कि हम रीतिकाल को रीतिकाल ही क्यों कहते हैं। ये कह सकते हैं कि रीतिकाल की विशेष प्रवृत्तियाँ क्या रहीं, आखिरकार रीतकाल आया क्यों था। तो सबसे पहली बात, रीतकाल आने का कारण क्या था, और हमें ये पता होना चाहिए रीतकाल से पहले कौन सा काल था, भक्ति काल। अब रीतकाल आने के सबसे बड़ा कारण था इस समय जो, अगर हम इतिहास के छात्र हैं, किसी ने भी इतिहास थोड़ा भी पढ़ा हो या अपने क्लास अटेंड की हो, तो उनके टीचर बताते हैं कि जब बाबर आया था, बाबर के आने से पहले जब इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने दिल्ली में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित कर दी और वहाँ से पूरे देश को चलाने की कोशिश की। और जब एक केंद्रीय सत्ता दिल्ली या आगरा के पास स्थापित होने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास जो छोटे राजाओं थे, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे छोटे राजा जो अलग-अलग राजाओं के क्षेत्र को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, वो आक्रमण होना बंद हो गए। और जब आक्रमण होना बंद हो गए, तो जो राजा थे उनके पास कोई काम नहीं बचा।
तब जब उनके पास कोई काम नहीं बचा तो उन्होंने अपना पूरा समय श्रृंगार में बिताना शुरू कर दिया। राज दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखना, मदिरापान करना, ये करना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में इन कवियों ने एक और शौक अपने अंदर विकसित किया, वो था काव्य को पढ़ने का प्रयास करने का। तो क्योंकि ये राजा बड़े बड़े समाजों से संबंध रखते थे, तो इन्हें काव्य के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं था। इसलिए इन राजाओं ने अपने दरबार में कवियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, और इन कवियों ने, क्योंकि ये कवि राजा के आश्रय पे दरबार में रहते थे, तो साधारण सी बात है कि भाई राजा जो कहेगा उसी के आधार पर ये अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कवि कोशिश करते थे कि राजा को किसी भी तरह से निराश ना होने दिया जाए, राजा को हमेशा खुश रखा जाए। अब राजा को खुश रखना है तो क्या करना होगा, उसकी चापलूसी करनी होगी। तो भाई राजा की चापलूसी शुरू हो गई। तो इस समय के, अब राजा की चापलूसी करना है तो क्या करेंगे ये कवि, करेंगे ये कि जो अपने दरबार के जो राजा साहब हैं उनकी तारीफ करें, उनकी जो अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं का उनसे उनसे जोड़ दें, कि ये दिखा दें कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राज चलता है तो फिर धरती कांपने लगती है। तो इसी प्रकार की बातों को इस काल के कवियों ने, दरबारी कवियों ने अपनी रचना में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कवि थे, इस काल के कवि, वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे नहीं। उन्होंने किया ये कि जो अपने पूर्ववर्ती आचार्य रहे, इनसे पहले जो आचार्य हुए, उन्होंने जो बहुत सारे काव्य लिखे, उनको इस काल के रीत काल के कवियों ने पढ़ा, और उससे अपने जो इससे पहले के कवि थे उनकी जितनी भी रचनाएं थी लगभग संस्कृत में थी। इन्होंने उन रचनाओं को अपनी सामान्य भाषा, जो उस समय प्रचलित थी ब्रज भाषा, उसमें रूपांतरण किया, और उनको उनको अपने राजाओं के अनुकूल कविता लिखने में प्रयोग किया, और इनके बारे में अपने राजाओं को भी बताया। तो इस प्रकार के जो इस समय जो एक परंपरा चल पड़ी कि भाई पूर्ववर्ती जो आचार्य रहे उनका काव्य उठाया, उनके काव्य की सामान्य भाषा या ब्रज भाषा में रूपांतरण किया, और अपने राजाओं के लिए कविता लिखी। तो इस समय जो परंपरा चली उसे एक परंपरा कह दिया गया, इसे कहा जाता है लक्षण ग्रंथ परंपरा। मतलब पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनकी रचना उठाई, उनमें जो विशेष काव्य के लक्षण दिख रहे थे उसी के आधार पर रचना करना शुरू कर दिया। तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको कह दिया जाता है लक्षण ग्रंथ परंपरा। इसके आगे आगे हम इस लक्षण ग्रंथ परंपरा के बारे में हम आगे 2-3 उदाहरण से समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ केवल हमें समझ लेना है, उन्होंने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाएं की, रचनाओं का पूर्ववर्ती कवियों द्वारा स्थापित जो नियम कानून है उनका अनुसरण किया, और उसी के आधार पर रचनाएं की, उन्हें कह दिया गया लक्षण ग्रंथ परंपरा। अब अगली बात आती है कि जो रीत काल के कवि हैं, ये जो रीत काल है उसे कितने भागों में बांटा गया, क्योंकि जो रीत काल है वो भी अनेक अनेक भागों में विभक्त है। साधारण सी बात है कि हर एक कवि राजा का चमचा नहीं हो सकता, इसीलिए जो रीत काल है उसके भी काव्य को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला भाग है रीतबद्ध काव्य। रीतबद्ध काव्य को लक्षण ग्रंथ परंपरा काव्य भी कहते हैं, या फिर आचार्य कवि काव्य परंपरा भी कहते हैं, आचार्य कवि परंपरा काव्य भी कहते हैं। तो जो रीतबद्ध काव्य है, इसमें मैंने अभी बताया कि ये जो कवि हैं वही दरबारी कवि हैं, तो वही दरबारी कवि हैं तो फिर राजा की प्रशंसा कीजिए और असरफिया पाइए। तो इस काल के जो 2 कवि प्रमुख हुए वो हैं, एक हैं केशव दास, दूसरे हैं पद्माकर। हमें इनके नाम जरूर याद रखने हैं कि भाई कौन सा कवि किस काल से संबंधित है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब एमसीक्यू टाइप के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते हैं, हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारे दिमाग में एक माइंड मैप बना हुआ हो। तो इस काल रीतबद्ध काव्य के प्रमुख 2 कवि हैं, केशव दास और पद्माकर। हैं बहुत से, लेकिन मैं दो ही को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ।
तो जो केशवदास हैं इनकी रचनाएँ कुछ हैं, वो हमें देख लेनी है, याद भी कर लेनी है, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी। तो केशवदास की कुछ रचनाएँ हैं, जैसे पहली रचना है रामचंद्रिका, दूसरी है रसिक प्रिया, तीसरी है जग जहाँगीर जस चंद्रिका, चौथी है कविप्रिया और पाँचवीं है छंदमाला। ऐसी बहुत सारी हैं, मैंने कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी उन्हें मेंशन कर दिया, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, वो ज़्यादातर आने की जिनकी ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, मैंने उन कविताओं को उन रचनाओं को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसी प्रकार जो दूसरे कवि हैं पद्माकर, उनकी 2 रचनाएँ फ़ेमस है, एक है जगदेव विनोद और दूसरी है पद्माभरण। और इस काल के अन्य 2 कवि और हैं, एक हैं भूषण और देव, ये भी महान कवि हुए हैं रीतबद्ध काव्य परंपरा के, तो हमें इनका भी नाम याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, इस काल के 2 कवि फ़ेमस हैं, पहले कवि केशवदास, दूसरे पद्माकर और 2 और कवि हमें याद रखने हैं भूषण और देव। उनकी रचनाएँ हमें भूषण देव की रचनाओं पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें मेनली फ़ोकस करना है केशवदास और पद्माकर पर, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर दूसरे कवि पर भी क्वेश्चन आते हैं, मैं अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनको भी एक वीडियो बनाकर मेंशन कर दूँगा। अब अगला अगली जो शाखा आती है रीत काल की, वो है रीत सिद्ध काव्य की। उसे रीत सिद्ध काव्य कहा जाता है। रीत काल को 4 भागों में बाँटा गया, मैंने कहा कि तो पहले हमने पढ़ी रीतबद्ध काव्य, दूसरा हम पढ़ेंगे रीत सिद्ध काव्य। इसको काव्य को 2 भाग 4 भाग, रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य और रीत इतर काव्य। अब रीत सिद्ध काव्य के बस एक कवि, मुझे उम्मीद है कि सभी ने सुना होगा इनका नाम, बिहारी लाल। तो बिहारी लाल बिहार के नहीं थे, फेमस है। मेरे सर कहाँ करते हैं? बिहारी लाल राजस्थान के, या कह सकते हैं जयपुर के थे। इनका संबंध जयपुर के दरबार से था। अब बिहारी लाल की फेमस एक रचना है, कौन सी? बिहारी सतसई। एक दोहा प्रचलित है इनके बारे में, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। मतलब सिंपल सा है कि भाई इनके दोहे दोहे हम जानते हैं कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं। पहली टोटल मिला के अगर पहली बात करें तो पहले छंद में, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 48 मात्राओं में ये छोटे से एक दोहे छंद जिसमें 48 मात्राएं होती हैं, उसमें भी ऐसी गंभीर बातें, गहरी बातें कह देते हैं कि भाई सुनने वाला हाथ दांतों तले उंगली दबा देता है। इनके बारे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो बिहारी संस्था लिखी उसमें कुल 713 दोहा छंद हैं। अब 713 दोहा छंदों के आधार पर ही इनकी जो रचना है, पूरी रचना को बिहारी संस्था कहा जाता है। ये बहुत फेमस कवि हैं रीत सिद्ध काव्य के, कि इनके आगे कोई दूसरा रीत सिद्ध काव्य का कवि रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। अब अगली जो काव्य एवं रीत काल के अंदर जो अगली शाखा आती है वो है रीत मुक्त काव्य की, रीत मुक्त काव्य शाखा। इसके एक मात्र जो बहुत फेमस कवि हैं वो हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की अगर बात करें तो ये इनकी एक रचना है सुजान हित। इसी प्रकार और भी हैं सुजान से ही संबंधित हैं। अब बात आती है सुजान कौन है? सुजान इनकी एक प्रेमिका थी जिससे ये प्रेम करते थे, लेकिन सुजान ने इनके साथ एक घटना घटी कि एक दरबार में बैठे थे तो इनके राजा को पता चला कि घनानंद एक अच्छे सिंगर हैं, गाना गा लेते हैं, तो इनसे गाना गाने के लिए कहा गया। तो दरबार में घनानंद भी थे और इनकी प्रेमिका भी थी। तो घनानंद ने गाना गाने के लिए अपना मुख अपनी प्रेमिका की तरफ कर लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर इनके राजा ने इन्हें दरबार से निकाल दिया। तो घनानंद ने सुजान से कहा चलने को साथ में, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। तो उसी दर्द में ये बार-बार सुजान से मिलने के लिए तड़प उठते हैं और रचना करते रहते हैं। तो लगभग इनकी रचनाएँ जितनी भी रचनाएँ हैं, वियोग से संबंधित ही रचनाएँ हैं, जिनमें मुख्यतः कभी सुजान दिखेंगी या फिर इन्हीं संबंधित कोई वियोग की घटना दिखेगी। तो इनकी एक रचना का एक मैंने
मैंने पंक्ति कुछ पंक्तियाँ नोट कर ली हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या फिर आप भी याद कर सकते हैं अपने आंसर में से मेंशन कर सकते हैं। रचना है एरी रूप अगाधे, राधे राधे राधे, तेरी मिलवे के तेरी मिलवे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। तो मेंशन करिए, 2 नंबर बनने के चांस क्यों छोड़े आप। इसी प्रकार जो इस काल का रीत काल का जो अगली काव्य प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है, उसे कहा जाता है रीत इतर काव्य। रीत इतर काव्य की बात करें तो इसे मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। एक है दरबारी कविता और दूसरी है गैर दरबारी कविता। हम जो दरबारी कविता है, तो जानते हैं भाई दरबार में कैसा काव्य लिखा जाएगा, अपने राजाओं की प्रशंसा मूलक काव्य लिखा जाएगा। तो ये जो काव्य है उसे एक नाम दे दिया गया, उसे कहा जाता है वीर काव्य। वीर काव्य की बात करें तो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, जो वीर काव्य है इसके जो प्रमुख कवि हैं भूषण और गुरु गोविंद सिंह हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो भूषण है वो दरबारी कविता के वीर काव्य में भी आते हैं, और इधर हमने अभी पढ़ा था जब हम गीतबद्ध काव्य पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी भूषण आ रहे थे। तो इनमें ये गलत नहीं है, आप दोनों जगह इनको मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी रचना लिखी ही है कि वहाँ पर उसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, रीतबद्ध काव्य की भी और रीत इतर काव्य की, दरबारी कविता के भी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो आप दोनों जगह मेंशन करिए, गलत नहीं है। तो वीर काव्य के 2 प्रमुख कवि भूषण और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की एक कविता बहुत फेमस है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहूँ। यही इसी कविता से मैंने क्लास की शुरुआत की थी। अब जो रीत इतर काव्य की दूसरी शाखा उसे गैर दरबारी कविता की शाखा कहते हैं। गैर दरबारी जो कविता है उसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक नीत काव्य कविता और दूसरी भक्ति काव्य कविता। अब नीत काव्य कविता के 2 प्रमुख कवि हैं वृंद और गिरधर कविराय, और भक्ति काव्य का कोई विशेष उल्लेख मिलता नहीं है, क्योंकि भक्ति काल में जितना फेमस था उतना रीत इतर काव्य में कुछ फेमस नहीं था, वो मैंने उसे मेंशन करना यहाँ उचित नहीं समझा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे, वरना मैं कुछ कंटेंट ढूंढ लूँगा और आपको बता दूंगा। तो नीति काव्य का 2 कवि नीति काव्य के 2 कवि फेमस हैं, वृंद और गिरधर कविराय। तो इस काल की एक प्रमुख कविता इन दोनों कवियों में से किसी एक की है, मुझे स्पेसिफिक नाम मिला नहीं, मैंने केवल कविता नोट कर ली। वो है अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, देते देते पाँव पसारिए, जाति लंबी सौर। मतलब यही है कि आपके पास जितने संसाधन उसी के अनुसार काम करिए। इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि हमें उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए, उतने लंबे पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। तो आज की क्लास मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले टॉपिक जो होगा आपका वो आधुनिक काल से संबंधित होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे या वीडियो में कहीं भी कुछ गलती हुआ, कुछ फैक्ट गलत आपको लग रहे हैं तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक जो लग रहा है साहित्य से संबंधित हो, जो कठिन लग रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी जानकारी या ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।